ऑलराइट, सो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का रिवीजन कर रहे थे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है देखना शुरू किया था। तो आई विल क्विकली गो थ्रू व्हाट आर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक मोनोएटॉमिक गैस है, तो दिस गैस इज मेड अप ऑफ सिंगल एटम बेसिकली। If I give it energy, this molecule, this atom basically can move in 3 dimensions, x एक्सिस के along, y के along और z के along। तो ये 3 एक्सिस में मूव हो सकता है। So there are 3 different ways in which this atom can take up energy. So the total number of ways in which a gas molecule or gas atom can absorb energy is called as degree of freedom. डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। कुछ बुक में बोलेंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैस, वो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो इट्स द सेम थिंग। तो बेसिकली अगर हमारे पास एक सिंगल मतलब मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस को अगर हमने एनर्जी दिया तो वो एक्स में या फिर y में या फिर along z it can perform 3 dimensional motion, right? So इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, when center of mass move from one point to other point। तो 3 टाइप से इसका एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो इट विल टेक अप एनर्जी एंड इट विल स्टार्ट मूविंग अलोंग x एक्सिस, मतलब इट विल स्टार्ट गेनिंग काइनेटिक एनर्जी where you have 3 different components। एक तो vx है, मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है। It can also move in y direction, it can also move in z direction, right? तो हम लोग बोलते हैं that this molecule has 3 translational degree of freedom। Translation क्यों? क्योंकि translation तब होता है जब atom 3 dimensions में move करता है। Okay, so the atom has 3 translational degrees of freedom। Now I will take a little pause here and we'll go towards what is law of equipartition। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इक्विपार्टीशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सो देयर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ डिफाइनिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। आपको इस साल के लिए इसका थ्योरेटिकल प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, बट यू नीड टू नो। तो द थिंग इज, अगर हमारे पास जो गैस है उस गैस के पास अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 यहाँ पे 3 था, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थे। तो आई विल से हियर यू हैव ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज 3, राइट? तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ केवीटी एनर्जी होता है। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन of energy tells you। with each degree of freedom you have half kBT energy associated। ओके, ये एक तरीका है बोलने का। दूसरा तरीका ये है, with each quadratic term you have half kBT energy। मैं ऐसा each quadratic term इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे हमने इस गैस मॉलिक्यूल को which is monoatomic gas here, हमने जैसे इसको एनर्जी दिया तो it started moving, मतलब it started gaining kinetic energy, मतलब वहां पे वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म आया। तो या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ केवीटी एनर्जी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो हर एक क्वाड्रेटिक टर्म के साथ हाफ केवीटी एनर्जी। तो मोनो एटॉमिक गैस की जब टोटल एनर्जी निकालने की बात होगी, तो टोटल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस विल बी 3/2 केवीटी। वाई 3/2? क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस के ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं एंड दैट डज नॉट हैव एनी अदर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, सो देयर आर 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी दो तरीके से आप बोल सकते हो। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम has half kBT energy, या फिर each quadratic term has half kBT energy। So this is the total energy of monoatomic gas। Now
अगर मैं मोनोएटॉमिक की जगह पे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल लेता हूँ, पर डायएटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल लेता हूँ, रिजिड मतलब क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ फिक्स होता है इसका, राइट? तो अब क्या होगा, ये हमने ऑलरेडी किया है लास्ट सेशन में, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। अब क्या होगा, व्हेन आई गिव एनर्जी टू दिस रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, रिजिड मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होने वाला है, देयर आर इन टोटल व्हाट कैन हैपन इज, ये मॉलिक्यूल एनर्जी लेके ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव होगा इन 3 डायमेंशंस। मतलब इस केस में ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम वापस 3 हो गए, ओके। बट नाउ दिस मॉलिक्यूल कैन रोटेट आल्सो, मॉलिक्यूल कैन रोटेट लाइक दिस, ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया उसका रोटेशन का। और एक है द मॉलिक्यूल विल गो इनसाइड द प्लेन ऑफ स्क्रीन, एक एटम जो है मॉलिक्यूल का वो अंदर जा रहा है स्क्रीन के, एक बाहर आ रहा है, राइट? तो इन ऑल इफ यू वांट टू नोटिस, एक तो आपका ये हो गया रोटेशनल एक्सिस, वन मॉलिक्यूल इज गोइंग इनसाइड अदर इज कमिंग आउट, तो ऐसा रोटेट होगा। और एक जो अभी करके दिखाया था मैंने वाज दिस, ओके। तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, द थर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होगा आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ, मतलब ठीक है एम आर स्क्वायर बोल सकते हो, एम आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो थर्ड मैंने एक्सिस ड्रॉ किया है, इस थर्ड एक्सिस के केस में तो मास खुद एक्सिस पे है, मतलब डिस्टेंस जीरो है, डिस्टेंस जीरो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है मतलब इस मॉलिक्यूल को अबाउट द एक्सिस, कौन सा एक्सिस, ये वाला एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस रोटेट करने में एनर्जी स्पेंड नहीं हुआ, तो टोटल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके 2। तो याद रखना, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होते हैं, क्योंकि 2 एक्सिस के अबाउट मॉलिक्यूल को रोटेट करने में एनर्जी स्पेंड होता है और एक के अराउंड एनर्जी स्पेंड नहीं होता है। तो रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो टोटल एनर्जी आ जाता है उसका 5/2 kBT। तो ये आ गया रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। अब मान लो कि नॉन रिजिड है, मतलब जो बॉन्ड लेंथ है फिक्स नहीं है तो बॉन्ड लेंथ फिक्स नहीं है तो क्या होगा, जब जब ये मॉलिक्यूल रोटेट होगा, इमेजिन व्हेन दिस मॉलिक्यूल इज रोटेटिंग, मॉलिक्यूल के रोटेशन के साथ ये वाइब्रेशन भी परफॉर्म करना चालू कर देंगे दोनों एटम्स, राइट? सो विथ रोटेशन, जब भी मॉलिक्यूल रोटेट होगा, दिस एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स विल आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग, मतलब उसमें वाइब्रेशंस भी आ जाएंगे, तो यू विल हैव वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 आते हैं, राइट? किसमें, डायटोमिक मॉलिक्यूल में, नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल में। मतलब टोटल एनर्जी हो जाएगा 7/2 kBT, क्योंकि देखो मोनो एटॉमिक में क्या था, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन। रिजिड में क्या था, रिजिड डायटोमिक में क्या था, देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 कमिंग फ्रॉम रोटेशन, 3 कमिंग फ्रॉम ट्रांसलेशन। और नॉन रिजिड में जब बॉन्ड लेंथ फिक्स नहीं होता है, बॉन्ड लेंथ इज लाइक इलास्टिक, उस केस में टोटल आपके पास वाइब्रेशन के भी 2 आ जाते हैं, तो टोटल होगा 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टोटल एनर्जी हो गई 7/2 kBT। तो नॉन रिजिड डायटोमिक का केस हो गया ये। ऑलराइट, तो इन जनरल इफ आई से, मेरे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉली एटॉमिक मतलब जैसे H2 हो गया, है ना, या फिर आप बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आप बोल सकते हो मीथेन हो गया CH4। सो व्हेन वी हैव पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक का केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स, ट्रांसलेशन तो 3 ही लेते हैं हम लोग, उसमें रोटेशन भी 3 लेते हैं, लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंटली डिग्री, ये वाइब्रेशनल डिग्री जो ऑफ फ्रीडम जो आता है, दैट वी टेक टू बी 2f। ओके, सो just a minute, I am just trying to follow the notations of what we have taken during state board classes, so anyways doesn't matter really, ठीक है? So now if you talk about polyatomic, polyatomic में आप
3 लेते हो इफ यू रिमेम्बर ट्रांसलेशन, और रोटेशन के कितने थे? रोटेशन के कितने थे? दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर रोटेशनल में गड़बड़ होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी. सो लेट्स सी. ठीक है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वी टेक 3, रोटेशनल एक्चुअली लेट अस टेक 3, विल सी, और वाइब्रेशन के हम लोग ले लेते हैं 2f. तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो ट्रांसलेशन से काइनेटिक एनर्जी जो मिल रही है 3/2 केबीटी, और रोटेशन से 3/2 केबीटी, और यहाँ से 2f/2 केबीटी. ये इंपॉर्टेंट है जब आप पॉली एटॉमिक की बात करोगे. पॉली एटॉमिक में, सो आई जस्ट पुट अ नेम ओवर हियर, पॉली एटॉमिक मतलब 2 से ज्यादा एटम है उस मॉलिक्यूल में. तो उस केस में ट्रांसलेशन 3, रोटेशनल 3 और वाइब्रेशन 2f लिया है. 2f क्यों लिया है? बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो उसके वाइब्रेशंस हमको देखने पड़ेंगे. मैं एग्जांपल देता हूँ. इवन इफ आई टेक H2O, तो यहाँ पे O है, यहाँ पे H और H है. तो सबसे पहले तो रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस पॉसिबल है. यस. देन रोटेशन about this axis is also possible. Yes. And the other axis of rotation is something like going inside. तो yes, तो तीनों केस में आपको रोटेशनल मिल जाएंगे. लेकिन वाइब्रेशन इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड हियर. तो 2f ले लेते हैं फॉर द टाइमिंग. तो टोटल एनर्जी कितना आ गया आपका? 3/2 प्लस 3/2 इज 3, और ये आ गया आपका f kbt. तो f kbt आ गया वाइब्रेशन से, तो टोटल आ गया 3 प्लस f kbt. ये आ गया आपका टोटल एनर्जी. ओके, so this is total energy of polyatomic molecule where degrees of freedom, degrees of vibrational freedom are 2f. ये याद रखना, यहाँ पे f नहीं 2f degrees of vibrational freedom होते हैं. This is what you should remember always. अब there is something called as Myers relation. थोड़ा मैं स्लो डाउन करूंगा. एंड बाय द वे, नंबर ऑफ लेक्चर्स हमको इंक्रीज करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द फीडबैक दैट आई नीड टू गो लिटिल स्लो. तो मैं लिटिल स्लो कर रहा हूँ. सो मायर्स रिलेशन क्या है? देखो, बेसिकली टू अंडरस्टैंड मायर्स रिलेशन you should also know what is specific heat at constant volume and what is specific heat at constant pressure. देखो, सिंपल सा आइडिया है. हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस है, इसके ऊपर पिस्टन है. अब डिपेंड करता है कि गैस आपने 1 मोल लिया है या फिर 1 किलोग्राम लिया है. नाउ यू आर हीटिंग इट. हमको 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है, तो डेल्टा टी शुड बी 1 डिग्री सेल्सियस. तो आई हैव टू गिव heat, I have to supply heat. The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius is molar specific heat, C, right? Similarly, अगर मेरे पास, sorry, similarly if I have, मान लो that I have 1 kilogram of gas, and if I want to increase the temperature of 1 kilogram of gas again by 1 degree Celsius, okay, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. ओके, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस of 1 mole of gas by 1 degree Celsius is molar specific heat. The amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of gas by 1 degree Celsius is called as principal specific heat. सिर्फ यहाँ पे 1 kg है, यहाँ पे 1 मोल है. That's it. अब जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो दो चीजें हो सकती है. एक तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मतलब पिस्टन ऊपर मूव नहीं होगा. तो जो भी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे वो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने के काम में आएगा. उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर बट वॉल्यूम इज चेंजिंग, मतलब पिस्टन इज मूविंग अप.
piston is moving up. तो what does that mean कि जो हीट मैंने सप्लाई किया है उसके दो यूज हुए, एक तो टेम्परेचर बढ़ाने में, एक उसका वॉल्यूम बढ़ाने में, मतलब वर्क डन भी हुआ है ना. सो द एनर्जी सप्लाइड is partly used to increase the internal energy मतलब temperature and partly used to perform work that at constant pressure, that is called as specific heat at constant pressure. अगर 1 मोल की बात हो रही है तो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और अगर 1 केजी की बात हो रही है तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. अब मायर्स रिलेशन क्या होता है पहले वो हम लोग कर देंगे हम लोग डिफाइन. सपोज I will just focus on, for the time being, I'll focus on only molar specific heat. Okay, I will focus on molar specific heat only for the time being. तो दोनों केस में मैं दे रहा हूँ 1 mole of gas now. I am taking 1 mole of gas in both the cases. Right. Now, let's say the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius is dQ1 at constant volume. मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस है, मैं उसको हीट सप्लाई कर रहा हूँ dQ1. ओके, तो पहले केस में वर्क डन नहीं हुआ, देयर इज नो वर्क डन. ओके, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स. उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये था, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. बट यहाँ पे तो वर्क डन हुआ ही नहीं क्योंकि पिस्टन मूव नहीं हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो इस केस में जो भी एनर्जी आपने सप्लाई किया है, आप अभी डी यू से इसको डिनोट करो या डी ई से करो, डजंट मैटर. तो जो भी एनर्जी हमने सप्लाई किया है उस एनर्जी ने सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाई है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया है. राइट. और बाय डेफिनेशन दिस इज सीवीडीटी. बाय डेफिनेशन this is CVDT. क्यों? amount of heat supplied is just raising the temperature. Okay. अब in second case, the amount of heat that we are supplying is dQ2. But this dQ2 जितना एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो दो काम कर रहा है. एक पार्शियली यूज हो रहा है टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, प्लस इट इज ऑल्सो डूइंग वर्क क्योंकि पिस्टन को ऊपर मूव करेगा. और इसीलिए Cp ग्रेटर देन Cv होता है. Cp हमेशा ग्रेटर देन Cv इसी के लिए होता है क्योंकि Cv के केस में जो भी एनर्जी सप्लाई किया है वो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रहा है. Cp के केस में जो एनर्जी सप्लाई किया है वो टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है, पिस्टन को ऊपर मतलब वर्क डन भी कर रहा है. ओके, नाउ ये बाय डेफिनेशन है CpdT. बाय डेफिनेशन. नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस टू, मैं ऐसा करता हूं, मैं CpdT माइनस CvdT कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा आपका du प्लस dw माइनस du, मतलब ये कैंसिल हो गया. तो आपको मिल गया CpdT इज माइनस CvdT इज इक्वल टू dw. dw है वर्क डन और वर्क डन होता है P इंटू V. तो ये आ गया CpdT माइनस CvdT. वर्क डन इज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो पीडीवी आ गया. बट फ्रॉम आइडियल गैस लॉ फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, क्योंकि हम लोग मोलार स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे थे, रिमेंबर, मतलब 1 मोल गैस था हमारे पास, तो पीवी इज इक्वल टू आरटी आएगा. तो जब आप डेरिवेटिव लोगे तो पीडीवी इक्वल टू आर डी होगा. देयरफॉर यू विल गेट सीपी माइनस सीवी dt फ्रॉम दिस इक्वेशन. dt कॉमन निकाल लिया, इक्वल टू पीडीवी था, पीडीवी हो गया आर dt. dt dt कैंसल, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R. ये जो रिलेशन आया है इसको बोलते हैं मायर्स रिलेशन. मैं वापस बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इजी है. हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस है, हमको उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो हीट सप्लाई करना पड़ेगा. मैंने हीट सप्लाई कर दिया, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. लेकिन हमारे पास 1 मोल था तो मोलार स्पेसिफिक हीट बोलेंगे इसको एट कांस्टेंट वॉल्यूम. दूसरे केस में हमको
टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, 1 मोल ऑफ गैस है, लेकिन जब मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ तो ये हीट दो काम कर रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है प्लस वर्क डन कर रहा है, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगेगा क्योंकि पिस्टन को ऊपर मूव करने में, वर्क डन करने में एनर्जी यूज हो रहा है। तो this is called as molar specific heat at constant pressure. So Cp is greater than Cv in any case. So the amount of heat supplied in the first case when there was no work done, तो जब वर्क डन हुआ ही नहीं तो सिर्फ सिर्फ एनर्जी बढ़ा है, तो dq1 equal to du which is by definition Cv dt. दूसरे केस में dq2 is equal to du plus dw that is equal to Cp dtt. तो Cp dtt minus Cv dtt कर दिया हमने, तो हमको मिल गया वर्क डन, बट वर्क डन इज pdv, but pv equal to RT for 1 mole of gas, तो pdv equal to R dt. डेरिवेटिव पता होना चाहिए आपको कि जस्ट टेकिंग डेरिवेटिव हियर, तो हमको मिल गया Cp minus Cv equal to R, that is Myers relation. एक छोटा सा प्रॉब्लम रह गया यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है, जो अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई करते हैं वो होता है कैलोरीज में, और जो वर्क डन हम लोग मेजर करते हैं वो होता है जूल में। तो जब मैंने ये इक्वेशन लिखा, ये था कैलोरी में, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड था वो था जूल में, दोनों साइड, दोनों इक्वेशंस में। तो इसलिए हमको दोनों को सेम यूनिट में अगर लाना है तो मैं Cp माइनस Cv इक्वल टू R बाय J कर लेता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं, इस J को हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मतलब कैलोरी को जूल में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया है, दैट्स इट, दैट इज द ओनली थिंग। ये था मोलार स्पेसिफिक हीट। अगर हमको इंस्टेड ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट अगर हमको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के टर्म में लिखना होगा, तो आपको पता होना चाहिए मोलार स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। ये रिलेशन है, मोलार स्पेसिफिक हीट is equal to molecular weight into principal specific heat, राइट। तो सिर्फ सब्स्टिट्यूट करोगे तो Cp क्या था, Cp था m0 sp, where m0 is molecular weight and sp is principal specific heat, मतलब specific heat of 1 kg of gas। वापस से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे और आपको मिल जाएगा ऐसा। फिर m0 कॉमन निकाल के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये आ गया आपका मायर्स रिलेशन इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स। तो ये भी मायर्स रिलेशन है। ये भी मायर्स रिलेशन है। इसमें सिर्फ हमने J लिखा है, दैट इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, क्योंकि द थिंग वाज, बात ऐसी थी, हीट कैलोरी में था, वर्क डन जूल में था, तो हमने बस उसको दोनों को सेम यूनिट में लाया है, सो ऑन सो फोर्थ। नाउ once you know Myers relation, एक बार अगर आपको पता है, this is a very powerful tool। कैसे? तो अब मैं रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट निकाल सकता हूं। आई कैन फाइंड आउट रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, उसको ग्यामा बोलते हैं। और हम लोग ग्यामा से ये बता सकते हैं कि कौन सी गैस की बात हो रही है, विच गैस आर वी टॉकिंग अबाउट। फर्स्ट, जब हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस था, तो आपको याद होना चाहिए, अब मोनो एटॉमिक गैस के केस में टोटल इंटरनल एनर्जी, E बोलो या U बोलो उसको, ये था 3/2 kBT, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही थे ट्रांसलेशन से। ये जो एनर्जी था ये पर मॉलिक्यूल है, मतलब पर एटम है मोनो एटॉमिक के केस में। अगर मैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम लेता हूँ, मतलब 1 मोल, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। और याद रखो ये Cp माइनस Cv इक्वल टू R हमने 1 मोल के लिए डिफाइन किया है। तो जब मैं एनर्जी लिखूंगा तो एनर्जी भी मुझे 1 मोल का लेना पड़ेगा। 1 मोल ऑफ गैस हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसलिए मैंने Na से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो एनर्जी है, दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अब हमको पता है कि Cv कैसे फाइंड करते हैं। Cv इज du by dt बाय डेफिनेशन, अभी हमने देखा, अभी ये आ गया।
du is cv dt, तो cv is du by dt, तो डेरिवेटिव लोगे d dt ऑफ, ओके। अब बाय द वे ये आता है r, na के भी बाय डेफिनेशन इज r, ओके। तो ये आप 3/2 आर टी लिख दोगे, 3/2 आर कॉन्स्टेंट है, डी टी बाई डी टी 1, तो 3/2 आर आ गया। तो ये मिल गया आपको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मायर्स रिलेशन से आपको Cp मिल जाएगा, क्योंकि Cp माइनस Cv इक्वल टू R है, तो Cp इक्वल टू Cv प्लस R होगा। Cv यहाँ था 3/2 R, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस था, तो ये आपका आ गया 5/2 R। तो आपको Cp मिल गया, आपको Cv मिल गया। मतलब जैसे ही Cv की वैल्यू 3/2 देखी या फिर Cp की वैल्यू 5/2 देखी, तो इमीडिएटली समझना चाहिए that we are talking about monoatomic gas। तो जब आप रेशो लोगे तो Cp by Cv आपको मिल जाएगा 5/2 R अपॉन 3/2 R, मतलब आपको मिल जाएगा 5/3। तो सीईटी में, नीट में, जेडबलई में क्वेश्चन इस पे भी आते हैं, तो आप सिर्फ गामा की वैल्यू से बता सकते हो कि गैस कौन से टाइप का है। अगर गैस का टाइप पता लग गया तो उसका Cp Cv पता लग जाएगा। देन वी कैन टॉक अबाउट रिजिड डायटोमिक गैस। रिजिड डायटोमिक में अगर आपको याद होगा तो टोटल एनर्जी हमारे पास आया था 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, 3 ट्रांसलेशन के 2 रोटेशन के, तो 5/2 kBT ये हर एक मॉलिक्यूल का था। तो 1 मोल के लिए एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 5/2 RT। तो Cv हमको मिल जाएगा du by dt, दैट इज इक्वल टू d dt ऑफ 5/2 RT। तो ये आपको मिल जाएगा 5/2 R, ओके। देन Cp आपको मिल जाएगा Cv प्लस R, दैट इज 5/2 R प्लस R, दैट इज 7/2 R, ओके। देन you will be able to find what is gamma। तो gamma इस केस में आता है 7/5, सिर्फ आपको Cp और Cv को डिवाइड करना है। तीसरा है नॉन रिजिड डायटोमिक गैस। इसमें आपको ऑलरेडी याद होगा टोटल 3 + 2 + 2 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, तो टोटल एनर्जी था 7/2 kBT हर एक मॉलिक्यूल का। एक मोल के लिए Na से मल्टीप्लाई कर दिया, 7/2 RT बन गया। Cv यहाँ पे आएगा आपका 7/2 R, Cp आएगा Cv प्लस R 7/2 R प्लस R 9/2, और गामा आएगा 9/7। तो यू नीड टू कीप योर ऑब्जर्वेशन वेरी गुड। 5/3 गामा का रेशो मतलब मोनो एटॉमिक, तो न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर 2 से बढ़ते जाएगा गामा के लिए। तो रिजिड डायटोमिक के लिए 7/5, नॉन रिजिड के लिए 9/7। तो वी यू सी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग बाय 2 and 2। देन हमारे पास था पॉली एटॉमिक। तो पॉली एटॉमिक में पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल लाइक मीथेन, लाइक H2O हमने ऑलरेडी देखा। U या फिर E ये आया था आपका 3 + F into R। ऑफ कोर्स T है ही, ऑफ कोर्स है। तो डेरिवेटिव लेने के बाद हम लोग अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है तो आई विल राइट इट एज 3 + F kBT। ये था पर मॉलिक्यूल का। अगर मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1 मोल का, मतलब ये आ जाएगा 3 + F RT। मतलब आपको Cv मिल जाएगा डेरिवेटिव लेके। जब डेरिवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा 3 + F into R। तो Cp जो है दैट इज Cv प्लस R, मतलब ये आ जाएगा 3 + F into R प्लस R, मतलब ये आ जाएगा आपका 4 + F into R। तो Cp/Cv मतलब गामा आपको मिल जाएगा 4 + F/3 + F। ये डिपेंड करता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F। अगर आपको बोला है कि आपके पास एक पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है जिसके वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है, तो F = 10 ये गलत है।
2F इक्वल टू 10 होगा। मैंने पहले ही बताया है कि हम जब यहाँ पे लिख रहे थे तभी बोल दिया था मैंने कि here you have 2F डिग्रीज ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम। मैंने क्लियर कट मेंशन किया है। तो अगर 10 डिग्रीज ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम बोला है मतलब 2F दिया है, मतलब F की वैल्यू 5 आएगी। तो you need to know this thing. ओके, सो ये आपको इतना पता होना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ इट इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट। हमने गामा निकाल लिया, सीपी सीवी क्या होता है वो सब देख लिया। अब वी आर मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर का नाम था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स रेडिएशन। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, आपको ऑलरेडी पता है हीट के मोड ऑफ ट्रांसफर, मतलब हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे जा सकता है। तो तीन तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। Radiation is the fastest mode of transfer of heat. It does not require material medium. जैसे सन से अर्थ तक अगर हीट आ रहा है तो विदाउट एनी मीडियम आ रहा है। तो रेडिएशन is the mode of transfer of heat, or the energy associated here will be called as radiant energy, मतलब heat energy। एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट है, उसको मैं सिर्फ बोलूंगा रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी यहाँ पे इसका मतलब होगा हीट एनर्जी मोर और लेस। अब इफ आई हैव लेट अस से एन ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एनर्जी, कौन सा एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, क्योंकि हम रेडिएशन में अभी है ना, तो हम रेडिएंट एनर्जी की बात करेंगे, मतलब हीट एनर्जी। अगर इस पे हीट एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है तो तीन चीजें हो सकती है। एक तो इंसिडेंट एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दूसरा इंसिडेंट एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगा, तीसरा इंसिडेंट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एब्जॉर्ब के लिए मैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन इनसाइड बता रहा हूं जस्ट टू शो। तो लेट अस से कि जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट हुआ था वो था Q, जितना एनर्जी ट्रांसमिट हुआ है वो है QT, जितना रिफ्लेक्ट हुआ है वो है QR, और जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है वो है QA। तो total radiant energy when it falls onto a substance, incident onto a substance, it can be partly absorbed, partly reflected and partly transmitted। तो total energy Q का क्या हुआ, या तो absorption हुआ, या रिफ्लेक्शन हुआ, या ट्रांसमिशन हुआ। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस इक्वेशन को Q, Q और Q से डिवाइड कर देता हूं। तो यहाँ आ जाएगा 1, ये आ जाएगा QA बाई Q, ये आ जाएगा आपका QR बाई Q, और ये आ जाएगा आपका QT बाई Q। नाउ ये जो QA बाई Q है इसको मैं डिनोट करता हूं एज A। QR बाई Q जो था इसको मैं बोलता हूं R, और QT बाई Q जो था इसको मैं बोलता हूं T। तो where A is the ratio of energy absorbed to that of total radiant energy incident on a substance, and this is called as coefficient of absorption, right? R is the ratio of total energy reflected to that of total energy incident on the substance, and this is called as coefficient of reflection. T is the ratio of total energy transmitted to that of total energy incident on the substance, and is called as coefficient of transmission, right? तो A plus R plus T equal to 1। अब we can categorize substances depending on this values। तो ये coefficients जो है इनकी क्या वैल्यू है उससे हम क्लासिफाई कर सकते हैं सब्सटेंस को। तो वन इज डाइथरमनस सब्सटेंस। अभी डाइथरमनस सब्सटेंस में क्या होता है, डाइथरमनस सब्सटेंस में ये होता है कि A की वैल्यू 0, R की वैल्यू 0,
T की वैल्यू 1। मतलब डायथर्मल सब्सटेंस ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है रेडिएंट एनर्जी को। एनर्जी आया, उसने पूरा का पूरा ट्रांसमिट कर दिया, ना रिफ्लेक्ट किया ना एब्जॉर्ब किया। सो ये परफेक्ट ट्रांसमीटर है। सो अ सब्सटेंस व्हिच परफेक्टली ट्रांसमिट्स is called as ditherminous substance. Then you have atherminous substance, and you have black body. तो atherminous substance में क्या होता है? A is 0, R is 1, T is 0। मतलब ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है, तो ये ओपेक होता है। ओपेक मतलब क्या कि जिससे एनर्जी पास नहीं हो सकता, दैट इज एथरमनस। और लास्टली ब्लैक बॉडी। व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी ऐसा सब्सटेंस है उस पर जितना भी एनर्जी आया उसने पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। तो परफेक्ट ट्रांसमीटर, परफेक्ट रिफ्लेक्टर, परफेक्ट एब्जॉर्बर, राइट? गुड। तो यू शुड नो दिस बेसिक थिंग्स, क्योंकि ये आपको बहुत काम में आने वाला है आगे जाके। यू आर गोइंग टू नीड दिस थिंग्स, आपको ये पता होना चाहिए। देन अब नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज व्हाट इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। जैसे मैंने बताया, अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन टू इट। जितना भी रेडिएशन आया उस पर फॉल हुआ, उसने पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, उसको बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। बट इन नेचर परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड बैक। तो हम एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फेरीज ब्लैक बॉडी। तो फेरी नाम के साइंटिस्ट ने ये बनाया था। तो दिस इज एन आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी। इसमें क्या है? इसमें बेसिकली आपके पास ये एक हॉलो स्फीयर है। दिस इज अ हॉलो स्फीयर। ओके, एंड दिस हॉलो स्फीयर इज डबल वॉल्ड। तो इस हॉलो स्फीयर में दो वॉल्स हैं, और ये जो वॉल है ये हॉलो है, देयर इज नथिंग इनसाइड। उसके बाद व्हाट यू हैव इज, और यही आपको लिखना है। सो फेरीज ब्लैक बॉडी इज एन आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ अ थिन डबल वॉल्ड स्पीयर विथ अ स्मॉल एपर्चर ओपनिंग। फिर यहाँ पे एक कॉनिकल प्रोजेक्शन है, राइट? ओपनिंग के डायमेट्रिकली अपोजिट पे कोनिकल ओपनिंग, कोनिकल प्रोजेक्शन है। तो व्हाई देयर इज कोनिकल प्रोजेक्शन, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा बाय द वे। देखो क्या है कि इसका रोल क्या है, इसका ये जो हम लोग यहाँ पे बॉडी दिखा रहे हैं, इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि जितना भी एनर्जी इंसिडेंट होगा इसने एब्जॉर्ब करना चाहिए, रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा अब? और ये जो इंटरनल वॉल है, इंटरनल वॉल को हमने एक सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एज लैम्प ब्लैक सब्सटेंस से कोटिंग करके रखा है। लैम्प ब्लैक ऐसा सब्सटेंस है जो 97% ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, 97% रफली रफली, राइट? तो व्हाट विल हैपन इज, जब भी यहाँ पे रेडिएशन आएगा, रेडिएशन ऐसा आएगा, ये कोनिकल प्रोजेक्शन पे आके इंसिडेंट होगा। कोनिकल प्रोजेक्शन का काम ये है कि इसको किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट करना। क्यों? मान लो कि यहाँ पे कोनिकल प्रोजेक्शन नहीं होता, तो क्या होता? ये लाइट ऐसा आता और रिफ्लेक्ट होके वापस जाता। तो हमको ये रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कोनिकल प्रोजेक्शन लगा के रखा है। तो कोनिकल प्रोजेक्शन का काम है रे जो लाइट जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसको डाइवर्ट करना। तो डाइवर्ट होके वो जैसे ही यहाँ पे आया, तो ये जो लैम्प ब्लैक कोटिंग है, लैम्प ब्लैक कोटिंग ने 97% एब्जॉर्ब कर लिया, 97%। तो बचा हुआ 3% जो होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर उस 3% का बचा हुआ 3% रिफ्लेक्ट होगा।
तो ऐसा कर करके मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद टोटल रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसको बोलते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी ये स्पीयर नहीं है, ब्लैक बॉडी ये ओपनिंग है, ये स्मॉल एपर्चर है, वो ब्लैक बॉडी है। क्यों? क्योंकि अगर इंसिडेंट एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट होता तो वो तो रिफ्लेक्ट होके वापस जाता, है ना। तो Fairy's black body is this small opening because light wave radiation is entering that opening and it is getting completely absorbed। और ये जो हमने रखा है ये हॉलो है। ये हॉलो क्यों है? क्योंकि जब भी यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगा तो हीट कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू बाहर नहीं जाना चाहिए। सो देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ड्यू टू कंडक्शन और कन्वेक्शन। क्योंकि अगर यहाँ पे मटेरियल होता तो या तो कंडक्शन हो जाता या कन्वेक्शन हो जाता। तो कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों नहीं चाहिए, इसके लिए हमने इसको चेम्बर को हॉलो वैक्यूम रखा है, इवैक्यूएटेड चेम्बर है ये, राइट। तो दिस इज फेरिस ब्लैक बॉडी, सिंपल। और ये ब्लैक बॉडी कौन सा? ये छोटा सा एपर्चर ब्लैक बॉडी है, राइट। तो वंस यू नो फेरिस ब्लैक बॉडी, यू शुड नो व्हाट इज इमिसिव पावर। ओके, तो इमिसिव पावर क्या होता है वो देख लेते हैं, देन वी विल सी ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो इमिसिव पावर मतलब क्या? तो इमिसिव पावर मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, ऑफ कोर्स इट इज हीटेड बॉडी। हाउ मच एनर्जी दिस बॉडी इज रेडिएटिंग मतलब इमिटिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज इमिसिव पावर। Amount of energy radiated by a body at a given temperature per unit time per unit area is emissive power। मैं मान लेता हूं Q is the amount of energy radiated, A is area of the body, T is the time for which the body is radiating। तो amount of energy radiated per unit time per unit area is called as emissive power। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इमिसिव पावर। और आप देख रहे हो ये है आपका हीट मतलब जूल, टाइम मतलब सेकेंड, और ए मतलब मीटर स्क्वायर। तो जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर सेकेंड इज वैट, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज वैट। तो फिर आप इसको वैट पर मीटर स्क्वायर में भी मेजर कर सकते हो। तो इमिसिव पावर इज नथिंग बट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब let us talk about black body spectrum। तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम मतलब क्या? तो ब्लैक बॉडी क्या था? ब्लैक बॉडी वाज अ बॉडी which absorbs all total all the energy incident on it, okay, but also ब्लैक बॉडी अगर सारे के सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है तो वो सारा का सारा वेवलेंथ इमिट भी कर सकता है। तो what I am doing is I am plotting intensity मतलब emissive power of a black body against wavelength। तो what do we notice is for a given temperature, ये अच्छे से सुन लेना, मैं वापस बता रहा हूँ। Black body is a body which absorbs all the radiation incident on it and it also emits all the wavelengths। लेकिन हर एक वेवलेंथ सेम इंटेंसिटी के साथ बाहर नहीं आएगा। हो सकता है कि एक वेवलेंथ ज्यादा इंटेंसिटी का है, दूसरा कम इंटेंसिटी का है, सो ऑन सो फोर्थ। तो व्हाट हैपेंस इज एट जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ता है, एक पीक वैल्यू आता है फिर कम हो जाता है। और ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं चाहता तो मैं इसको सिमेट्रिक ड्रॉ कर सकता था, इट इज नॉट सिमेट्रिक। आपको फर्क समझना पड़ेगा। ये होता है सिमेट्रिक गॉसियन, राइट, दिस इज नॉट गॉसियन। तो मैंने जानबूझ के उसको सिमेट्रिक नहीं दिखाया है। तो वापस बता रहा हूं, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम इज द एनर्जी या फिर इंटेंसिटी या फिर इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी at different wavelengths। With increasing wavelength, the intensity of emission या फिर emissive power increases, reaches a peak value, and at higher wavelength it again decreases। तो ये जो पीक आया है
जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे पीक आया है उसको हम बोलते हैं लैम्बडा मैक्स। और ये हम देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एट अ गिवन फिक्स्ड टेम्परेचर लाइक 1000 केल्विन, राइट? एंड दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ इज कॉल्ड एज लैम्बडा मैक्स। तो जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी का पीक आया दैट इज लैम्बडा मैक्स। नाउ इट इज आल्सो पॉसिबल कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट हैपेंस इज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिहेवियर रिमेन सेम, सिर्फ अभी जो पीक है वो शिफ्ट हो गया। तो मान लो ये 2000 केल्विन पे है, तो एज यू कैन सी नेचर सेम है, सिर्फ पीक शिफ्ट हुआ। कहां पे शिफ्ट हुआ? लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ। मैंने और टेम्परेचर बढ़ा दिया अगर, तो वापस से नेचर सेम मिलेगा, लेकिन पीक शिफ्ट फर्दर टू द लेफ्ट। तो जिस वैल्यू पे हम लोगों को वेवलेंथ की जिस वैल्यू पे हम लोगों को पीक मिल रहा था, इट इज शिफ्टिंग टू द लेफ्ट विथ हाई विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे ये लैम्बडा की जो पीक वैल्यू है, लैम्बडा की पीक वैल्यू नहीं, ये लैम्बडा की वो वैल्यू है जिसपे इंटेंसिटी का पीक है, तो इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। इसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो व्हाट डू यू सी हियर इज दैट लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कम, क्योंकि लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, राइट में शिफ्ट होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे लैम्बडा मैक्स की वैल्यू लेफ्ट में मतलब कम हो रही है, पीक वैल्यू। तो दिस इज कॉल्ड एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। Wien's displacement law. So you can write down lambda max equal to some constant b which is called as Wien's constant upon t. तो आपको मिल गया lambda max t equal to b। तो हमारा Wien's displacement law भी हो गया, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम भी देख के हो गया। सिंपल था, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सिंपल केस था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब व्हाट? बी कांस्टेंट ही है ना, बी तो कांस्टेंट ही है, वीन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही है, राइट? देन what else do we need to revise? अब we want to see what is coefficient of emission। देखो अगेन हमने यहाँ पे coefficient of absorption, coefficient of reflection, coefficient of transmission तीनों हमने डिफाइन कर लिए। coefficient of emission डिफाइन करना बाकी है, और हमने क्यों डिफाइन नहीं किया था, क्योंकि वहां पे हम बोल रहे थे एनर्जी आया एक सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, एनर्जी आया एक सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, या तो एब्जॉर्प्शन हुआ या रिफ्लेक्शन हुआ या ट्रांसमिशन हुआ। गुड। इमिशन की बात ही नहीं थी, इमिशन की बात हम अब कर रहे हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन मतलब बॉडी इमिट कर रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन इज डिफाइंड एज इमिसिव पावर ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉडी। अभी ऑर्डिनरी बॉडी क्या होता है वो समझ लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बॉडी एंड ब्लैक बॉडी? ऑर्डिनरी बॉडी जो होता है, ऑर्डिनरी बॉडी जो होता है वो सारे वेवलेंथ पे एनर्जी इमिट नहीं करता है, और ब्लैक बॉडी जो होता है वो सारे वेवलेंथ पे एनर्जी इमिट करता है। ऑर्डिनरी बॉडी में सब वेवलेंथ पे एनर्जी इमिट नहीं होता है, ब्लैक बॉडी में सब वेवलेंथ पे एनर्जी इमिट होता है, लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग होता है। कौन बता रहा है? ये बता रहा है हमको। देख रहे हो इंटेंसिटी बदल रहा है, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ इंटेंसिटी इज चेंजिंग, मतलब इमिसिव पावर इज चेंजिंग बेसिकली। तो coefficient of emission of an ordinary body is the ratio of emissive power of ordinary body to that of black body। तो ये emissive power of ordinary body to that of black body is coefficient of emission। अगर मेरे पास ब्लैक बॉडी होता तो मैं क्या लिखता? EB by EB। तो ब्लैक बॉडी के लिए क्या आ गया? 1। तो इमिसिव कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन for a
perfectly black body is 1 and for other bodies is greater than 0 and less than 1. मैं आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, ऑर्डिनरी बॉडी जैसे हमारे घर का लाइट बल्ब, ओके, इट डज नॉट इमिट ऑल द वेवलेंथ, ब्लैक बॉडी इमिट्स ऑल द वेवलेंथ, गुड, इंटेंसिटी भले ही अलग अलग है बट इट इज इमिटिंग एनर्जी एट ऑल द वेवलेंथ्स. ओके, नाउ coefficient of emission of a body at a given temperature is equal to the ratio of emissive power of that ordinary body to that of emissive power of black body at the same temperature. मतलब अगर मैं ऑर्डिनरी बॉडी को, ये ऑर्डिनरी बॉडी है, इसको 1000 केल्विन पे ले रहा हूं, तो ब्लैक बॉडी को भी मैं 1000 केल्विन पे लूंगा और देखूंगा कि ऑर्डिनरी बॉडी का इमिसिव पावर कितना है और ब्लैक बॉडी का कितना है और दोनों का रेशियो ले लूंगा मैं. तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है बाय द वे, राइट. तो इससे आता है आपका किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, जो मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम. तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन आप खुद देख लोगे. व्हाट इज अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टीफन्स लॉ. स्टीफन्स लॉ ये इंपॉर्टेंट है. स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अस. तो स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या बताता है आपको? ये बताता है अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी emitted per unit time per unit area by a perfectly black body. Amount of radiant energy emitted per unit time per unit area by a perfectly black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. Absolute मतलब temperature in Kelvin scale. Q by AT is proportional to T raised to 4, लेकिन Q by AT by definition क्या था? वो by definition था emissive power. तो ये emissive power किसका? ब्लैक बॉडी का emissive power. तो in short, स्टीफन्स लॉ आपको बता रहा है emissive power of a black body is proportional to fourth power of its absolute temperature. ओके, तो दो तरीके से आप बोल सकते हो. पहला डेफिनेशन आपको इंपॉर्टेंट है, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या फिर इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4. तो ये आ गया आपका EB इक्वल टू सिग्मा, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड एज स्टीफन्स कांस्टेंट, राइट. तो नाउ ऐसा है, हम ये ब्लैक बॉडी का है, ऑर्डिनरी बॉडी का लिखा नहीं हमने, बट हमको क्या पता है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन E इज E by EB, वेयर E इज इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी. तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए E इज इक्वल टू E इनटू EB, लेकिन EB फ्रॉम इक्वेशन 1 इज सिग्मा T पावर 4, तो E सिग्मा T पावर 4. ये आ गया ऑर्डिनरी बॉडी के लिए स्टीफन्स लॉ. अगर बॉडी परफेक्टली ब्लैक होगी तो E की वैल्यू 1 होगी, मैंने अभी भी बताया. तो ये आ गया फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी, ये ऑर्डिनरी बॉडी का है. और ये था आपका ब्लैक बॉडी का, राइट. अब देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो. मान लेते हैं दैट हमारे पास जो ब्लैक बॉडी है, मान लो ये ब्लैक बॉडी है, अज्यूम दिस इज द ब्लैक बॉडी, ओके, गुड. तो दिस इज अ ब्लैक बॉडी मान लेते हैं. ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है T और सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0. तो बाय स्टीफन्स लॉ ब्लैक बॉडी कितना एनर्जी इमिट करेगा? EB इज इक्वल टू सिग्मा T पावर 4, राइट. ये रेडिएट कर रहा है ना, लेकिन सराउंडिंग में भी हीट है, तो सराउंडिंग का हीट वो एब्जॉर्ब भी करेगा. तो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है? ये हीट एब्जॉर्ब्ड है, ये एब्जॉर्ब्ड है, ये इमिटेड है ऊपर का. तो कितना एब्जॉर्ब करेगा? सिग्मा T0 रेज़ टू 4. तो रेडिएट भी कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है, क्योंकि वो ब्लैक बॉडी है, वो रेडिएट भी करता है, वो एब्जॉर्ब भी करता है. तो व्हाट इज नेट लॉस? नेट लॉस ऑफ हीट, जितना मैंने दिया, कितना दिया?
इतना दिया, और जितना मैंने लिया कितना लिया, इतना लिया, सो दैट इज नेट लॉस। सपोज इसके पास इसने 100 जूल या फिर 100 कैलोरी एनर्जी रेडिएट कर दिया और 20 कैलोरी एब्जॉर्ब कर लिया, तो 100 माइनस 20 80 इज द नेट लॉस। तो सिग्मा टी पावर 4 माइनस T0 पावर 4, ये आ गया नेट लॉस। ये ब्लैक बॉडी का है। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए सिर्फ आप E से मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स इट। तो ये ब्लैक बॉडी का है, और ऑर्डिनरी बॉडी यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विद कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। Next and the last thing from this chapter, Newton's law of cooling. Very recently ठंड था, ठंड में हम गर्म पानी से नहाते हैं। पानी जितना गर्म करोगे उतना जल्दी ठंडा होता है, इसलिए गर्म पानी में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में हमको ठंडा पानी मिक्स करते रहना चाहिए। क्यों? बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टेल्स अस दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट is directly proportional to difference in temperature of the body to that of surrounding। मतलब बॉडी गर्म पानी और सराउंडिंग मतलब एटमॉस्फेयर में जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा हीट लॉस होगा। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग, राइट। तो ये हम लिख लेंगे dq by dt इक्वल टू सम कांस्टेंट k थीटा माइनस थीटा 0, बट dq by dt फ्रॉम हीट लॉस इक्वेशन, dq by dt ये इक्वेशन ऑफ हीट लॉस है, इट इज गिवन बाय mc d theta by dt, where c is specific heat, m is mass and d theta by dt is rate of fall of temperature। ये 11 में सीखा है आपने। dq by dt rate of loss of heat is equal to mass of the substance under consideration into specific heat of the substance under consideration into d theta by dt, that is rate of fall of temperature। यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, हीट की बात हो रही है। तो ये मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा mc d theta by dt इक्वल टू k थीटा माइनस थीटा नॉट। तो मुझे मिल जाएगा d थीटा बाई डी टी इक्वल टू k अपॉन mc थीटा माइनस थीटा नॉट। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे क्या बोला था मैंने, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। ये है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, थीटा यहाँ पे टेम्परेचर है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो न्यूटन्स लॉ कैन आल्सो बी डिफाइंड एज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट और रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर is directly proportional to difference of temperature of the body and the surrounding. That's it. We are done with KTG and radiation. So we will stop revision class here and we'll continue with CET next 10 minutes.